हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या बांगड़ और मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही नया टॉपिक, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंस्ट्रूमेंट, जिसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस आज हम करेंगे। ये टॉपिक हमने 2 क्लास में पीछे ख़त्म किया था और आज हम उसके एमसीक्यू फॉर्म के क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के अगर आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, उस टॉपिक से अगर आपने क्वेश्चंस निकाले हैं, तो आप बहुत अच्छे से उसे समझ सकते हैं। तो मेरा यही पैटर्न चलेगा कि मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी कंप्लीट, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियरिटी आ जाती है, क्योंकि मेनली हमें एग्ज़ाम में क्या करना होता है, एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन नहीं अटेंड करने होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट को समझो, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस करो। तो कंसेप्ट हमने पिछली 2 क्लास में समझ लिया, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा और सेकेंड क्लास में हमने उसके इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं। आज हम उसके क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस पिछले नेट के एग्जाम्स में आए हुए भी हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड डिस्क्राइब द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसीज। ये पूछ रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का। अब हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी, तो हमने उसमें सबसे ज़्यादा क्या पढ़ा था, हमने उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ा था कि उसकी प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए और इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल करे। सबसे मेन यही था कि प्राइस स्टेबिलिटी और कंट्रोल करे वो इन्फ्लेशन को। तो इसके टॉपिक्स के हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। टू मैनेज द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, क्या बजट के लिए मॉनेटरी पॉलिसी काम आता है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये हमें सही लग रहा है, ये ही ऑप्शन सही है, पर हम आगे और देखते हैं। टू रेगुलेट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एक भी बार बात हुई है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। टू सेट द नेशनल मिनिमम वेजेस, ये तो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का काम नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम ही यही है कि वो प्राइस को स्टेबल रखे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखे। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलिए इसका डिटेल हम देख लेते हैं एक बार। वाइल ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल ग्रोथ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे देश के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रोथ ही चाहिए। प्राइस स्टेबिलिटी हो जिसमें इन्फ्लेशन क्या हो, टारगेट इज़ द स्टैंडर्ड मेंटेन। अब ऐसा है कि अगर आपका इन्फ्लेशन ही कंट्रोल में नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, तो जो गरीब से गरीब है, मतलब जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जाएगा, है ना। वो इतनी महंगाई कैसे अफोर्ड करेगा? तो इन्फ्लेशन को हमें क्या करना रहता है, कंट्रोल करना रहता है। और प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस अगर स्टेबल रहेगी तो वैसे ही इंसान जिसको जो खरीदना है वो खरीद पाएगा। मिनिमम रेट रहेगी, तो अगर इंसान के पास इतना पैसा नहीं है तो वो नहीं खरीद पाएगा और वो बराबर नहीं आएगा। इक्वलिटी कब आएगी? इक्वलिटी कब आएगी? जब सब बराबर हो, जब सबको बराबर माना जाए। पर अभी प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेबल क्वेश्चन है। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा था, मैंने आपको बताया था। एक था सीआरआर और एक था एसएलआर। ठीक है, अब ये किससे रिलेटेड है? व्हेन अ सेंट्रल बैंक इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर के बारे में ये पूछ रहा है। व्हाट इज़ द लाइकली इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। अब जब सीआरआर क्या होता है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। सीआरआर वो होता है जब आप बैंक में अपना क्या रखते हो, सेंट्रल बैंक में, कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में कैश में जो रिजर्व रखता है सेंट्रल बैंक के पास, कॉमर्शियल बैंक, उसको हम सीआरआर रेट बोलते हैं, जिस रेट पे वो रखता है। ठीक है, तो उस अगर इंक्रीज हो गई, सेंट्रल बैंक ने अगर कैश सीआरआर इंक्रीज कर दिया कि आपको इतना रेशियो रखना है, तो कॉमर्शियल बैंक में जितना पैसा होगा, जितना वो सीआरआर रख रहा होगा, मतलब कि मान के चलिए कि 1 लाख है और 1 लाख का 10% उसको रखना है ना। तो अब उसको कितना, 10,000 की मान के चलो सेंट्रल बैंक के पास रखना है। अगर ये रेट बढ़ गई, रेट बढ़ के हो गई 12%, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 12,000 रखना पड़ेगा। इसका मतलब कि सेंट्रल बैंक में पैसा ज़्यादा जमा है ना। सेंट्रल बैंक के पास पैसे ज़्यादा जमा है, बैंक में, कॉमर्शियल बैंक में पैसा कम है। तो इसमें क्या होएगा,
कॉमर्शियल बैंक हैव टू मोर मनी टू लेंड इंक्रीज लिक्विडिटी। क्या कॉमर्शियल बैंक को लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा पैसे लेंड करने पड़ेंगे, या लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक डिक्रीज, क्या इनकी इंक्रीज होगी, ये तो ये बोल रहा है। और लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक डिक्रीज लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन इन मनी सप्लाई। क्या मनी सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? कि जब पैसा तुम आरबीआई के पास ज़्यादा रख रहे हो, सेंट्रल बैंक के पास पैसा ज़्यादा है कॉमर्शियल बैंक से, तो कॉमर्शियल बैंक की तो कैपेसिटी कम हो गई ना। उससे क्या होएगा कि मार्केट में पैसा कम आएगा, क्योंकि ज़्यादा जमा कहाँ पे है? ज़्यादा जमा है अपना आरबीआई में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए हम इसके आगे और ऑप्शन पढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग अकाउंट विल बी इमीडिएटली ड्रॉप। अब इससे इसका कोई रिलेटेबल नहीं है। सेविंग अकाउंट का सीआरआर से क्या कोई रिलेटेबल है? नहीं मैम, कोई रिलेटेबल नहीं है। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई। नहीं, मनी सप्लाई में बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा? क्योंकि आरबीआई के पास पैसा जमा हो रहा है और कमर्शियल बैंक में पैसा कम हो रहा है। तो हायर सीआरआर मीन्स बैंक मस्ट कीप मोर कैश लॉक्ड विद द सेंट्रल बैंक, लीविंग लेस फॉर लोन। अब लोन के लिए तो पैसा कम ही बचेगा ना। अब जैसे क्या है कि आरबीआई को दिया पैसा, ठीक है, आरबीआई को सेंट्रल बैंक ने पैसा दिया, सॉरी कमर्शियल बैंक ने पैसा दिया, ठीक है। अगर ये पैसा ज़्यादा दे रहा है इसको, तो इसके पास पैसा कम है। लोन किससे, पब्लिक किससे लोन लेती है? कमर्शियल बैंक से। अगर यहाँ पे पैसा ही कम है, वो लोन देने की कैपेसिटी में है, लेकिन इसका कमर्शियल बैंक का ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास है, तो क्या वो लोन ज़्यादा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो क्या हो जाएगा? लीविंग लेस फॉर लोन, लोन्स के लिए क्या रहेगा? कम होएगा। थर्ड है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। इफ द सेंट्रल बैंक वांट टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम इट विल। अगर लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है सेंट्रल बैंक में, है ना, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट है सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। अगर अपन ने सेल करा है तो लोग खरीदेंगे, ठीक है, पब्लिक ने खरीदा तो पैसा किसके पास चला गया? आरबीआई के पास चला गया। क्या वो पैसा मार्केट में आया? नहीं, आरबीआई के पास जमा हो जाएगा। बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओपन मार्केट। अगर आरबीआई खरीद रही है, आरबीआई ने खरीदा है पब्लिक से, तो पब्लिक को पैसा मिलेगा। यस मैम, पब्लिक को पैसा मिलेगा। अगर लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है, इसका मतलब कि कैश मार्केट में मनी सप्लाई क्या करना है? मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना है। इसका मतलब लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी। जैसे ही अगर उसने खरीदा, तो अगर वो खरीद रही है तो पैसा कहाँ जाएगा? पब्लिक के पास जाएगा। इंक्रीज द स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या एसएलआर का इससे कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। रेज द रेपो रेट, नहीं, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्हेन द बैंक बाय सिक्योरिटी, बैंक ने सिक्योरिटी खरीदी। इफ पेज आउट कैश टू द सेलर्स, सेलर्स को हमने कैश दिया। पुटिंग मोर मनी इनटू सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में क्या होगा? ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ है हमारा इंटरेस्ट रेट। द रेपो रेट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच। रेपो रेट का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि रेपो रेट जो होता है बैंक रेट से रिलेटेबल ही होता है। अगर आरबीआई के पास जो आरबीआई लोन देता है किसको? कॉमर्शियल बैंक को 90 दिन से कम के लिए। जब शॉर्ट टर्म में आरबीआई लोन देता है 90 दिन तक के लिए, है ना, 90 डेज से लेस के लिए, तो उसमें वो होता है हमारा रेपो रेट। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। कॉमर्शियल बैंक लैंड मनी टू जनरल पब्लिक, नहीं। क्या कॉमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को लोन दे रही है तो ये उससे रिलेटेबल है रेपो रेट? नहीं, उससे रिलेटेबल। द सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। क्या सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से पैसे लेती है तब का है? नहीं, ये तो हमारा आरआरआर रिवर्स रेपो रेट है। द सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू कॉमर्शियल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट में अगर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को क्या देती है? पैसा देती है, लोन देती है, तो उसे ही हम हमारा रेपो रेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी फंड की बात यहाँ कहाँ से आ गई? मॉनेटरी फंड की बात यहाँ पे नहीं आएगी,
है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट आंसर सी, रेपो स्टैंड फॉर रीपर्चेजिंग ऑप्शन, इट्स अ शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट फॉर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के लिए क्या है, शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट पे ही काम करता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन, ठीक है। फिफ्थ है हमारा क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए क्वालिटेटिव सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। ये हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि बहुत सारे हमारे पास सेलेक्टिव कुछ रहते हैं इंस्ट्रूमेंट जो कुछ ही बैंक के लिए काम आते हैं, तो ये इस पे बात कर रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, ठीक है। मॉरल सुएशन ही सही है इसका। बैंक रेट हमारा क्वांटिटेटिव है, ओपन मार्केट भी क्वांटिटेटिव है। वेरिएबल रिजर्व रेशियो ऐसा कुछ नहीं होता है। मॉरल सुएशन जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। जो मॉरल सुएशन क्या बताता है, परसुएडिंग बैंक्स रेदर देन यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला। कोई मैथमेटिकल टूल हम इसमें यूज़ नहीं करते कि मैथमेटिकल तरीके से कोई फॉर्मूला है या हम उसको यूज़ करके कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं, नहीं। ये एक आप सजेशन देते हो, इट्स लाइक अ सजेशन फ्रॉम RBI टू कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक को एक सजेशन है कि आपको इस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, अगर उसके रिलेटेबल कुछ बात होती है तो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द RBI वांट टू इंजेक्ट लिक्विडिटी। RBI इंजेक्ट करना चाह रहा है लिक्विडिटी किसमें, बैंकिंग सिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज इट मोस्ट लाइकली टू टेक। कौन सा इसमें वो लेगा, इंक्रीज CRR अगर वो करेगा, कैश रिजर्व रेशियो को अगर वो बढ़ाएगा, इसका मतलब कॉमर्शियल बैंक को पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा उसके पास। थर्ड है, सेकंड है, ये तो नहीं हो सकता। कंडक्ट रिजर्व रेपो ऑक्शन, क्या ऐसा हमने कुछ पढ़ा है ऑक्शन के बारे में, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर हम ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर हमने परचेज करी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, किससे, पब्लिक से, अगर पब्लिक से हमने खरीदा है तो पब्लिक को क्या मिलेगा, सिक्योरिटीज़ तो RBI को मिल जाएगी, बैंक्स को मिल जाएगी, और पैसा किसके पास जाएगा, पब्लिक के पास जाएगा पैसा। तो अगर आप परचेज करते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को तो इससे क्या होगा, पैसा पब्लिक के पास जाएगा, इसका मतलब मार्केट में पैसा आ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, इंजेक्ट लिक्विडिटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। OMO इन्वॉल्विंग बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी, ये OMO को क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब है कि आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो सिक्योरिटीज़ को। बाइंग सिक्योरिटीज पुट कैश इनटू द हैंड्स ऑफ बैंक, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, इससे क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आई गेस। तो SLR भी नहीं है, CRR, OMO, ये तीनों क्वांटिटेटिव है, और मोरल सुएशन हमारा क्वालिटेटिव है। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी प्राइमरली हेल्प टू RBI टू मैन। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये किसकी बात करती है, ये बात करती है ओवरनाइट की। ओवरनाइट मतलब एक दिन की बात करती है कि डे टू डे बात करती है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये तो नहीं है। डे टू डे लिक्विडिटी मिसमैच, बिल्कुल सही बात। लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट, लॉन्ग टर्म की बात करता ही नहीं। गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट, ऐसा कुछ नहीं, बात इसमें है ही नहीं। LAF अलाउ बैंक टू बोरो एंड लैंड मनी टू RBI ऑन द ओवरनाइट बेसिस टू हैंडल इमीडिएट लिक्विडिटी। कुछ भी लिक्विडिटी कभी ज़रूरत पड़ जाती है ना बैंक्स को, तो वो क्या करती है, RBI से ओवरनाइट के लिए पैसा ले लेती है कि यार हमको एक रात के लिए पैसा चाहिए या एक दिन के लिए पैसा चाहिए। तो वो क्या रिलेटेबल हुआ, डे टू डे लिक्विडिटी मिसमैच हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द बैंक रेट इट इज़ यूजुअली सिग्नल ऑफ। अब बैंक रेट बढ़ गई है, क्या बढ़ गई है, बैंक रेट इंक्रीज हो गई है, तो उससे क्या होगा, बैंक रेट इंक्रीज होने से क्या पैसा मार्केट में रहेगा, नहीं, उससे तो पैसा क्या रहेगा, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शनरी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। 2 हमारा करेक्ट आंसर है। बिकॉज ऑफ बैंक रेट इंक्रीज, लोन क्या होएगा, महंगा हो जाएगा। अगर बैंक रेट बढ़ गई तो कौन लोन लेगा, कोई लोन नहीं लेगा, तो उससे क्या आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आएगी, कॉन्ट्रैक्शनरी आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। यहाँ हमारी क्लास ख़त्म होती है।
आगे हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके। तब तक आप इसको पढ़िए अच्छे से, और भी आपकी डिमांड है कि मुझे इसमें कुछ इंक्लूड करना है या आपको किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए या आपको कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, तो आप सजेस्ट करें, मैं आपको वही टॉपिक पहले पढ़ा दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।